माय चैनल। ये माइंड लेवल का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अब लोटस पेयर आ गए हैं और वहीं वांग जी को विंग का रूम बहुत अच्छा लगता है और वो वहाँ पे एक रखी हुई बांसुरी को देख के विंग से उस बांसुरी के बारे में पूछता है। और अब आगे विंग उस बांसुरी को देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ये देख के वांग जी कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो फिर भी विंग से पूछता है, क्या हुआ विंग? अब विंग थोड़ा सा आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी समझ नहीं पाए कि एकदम से विंग को क्या हुआ और ये आंसू तो उसे और ज़्यादा हर्ट फील होकर आ रहे हैं। वो तुरंत उस बांसुरी को साइड में रख के विंग को बेड पे बैठा के प्यार से उसके आंसू पूछते बोलता है, क्या हुआ विंग, बताओ मुझे। और विंग बोलना शुरू करता है, ये मेरे मदर और फादर की निशानी है। शायद मेरी मदर इसे प्ले करती थी। मेरे पास इसके अलावा और कोई निशानी नहीं है मेरी मदर की। देखो ना मैं इतने दिन से इससे दूर था, आपके पास रह रहा था, पर रहने लगा मुझे इसकी याद ही नहीं आई। कितना बुरा लग रहा होगा ना मेरे मदर और फादर को कि मुझे उनकी याद नहीं आई, उनकी बांसुरी मैं भूल गया। इस बात पे भी कि ऐसे बचकानी हरकत करते देख, या ये कह सकते हैं मासूम दिल की ये सिचुएशन देखकर वांग जी को विंग पे बहुत प्यार आता है और बड़े प्यार से विंग के दोनों हाथों से फेस पकड़ते बोलता है, उन्हें तो बहुत खुशी हुई होगी कि तुम खुश हो, मेरे पास हो, तो उन्हें क्यों बुरा लगा होगा। और हम इस बांसुरी को अपने साथ ले जाएंगे, तुम बिल्कुल अपसेट मत हो, ठीक है। अब विंग खुशी में सर हिलाता है। वांग जी थोड़ा माहौल चेंज करने के लिए पूछता है, वैसे तुमने सिर्फ इसे सजा के रखा हुआ है या तुम्हें इसे बजाना भी आता है। इस बात पे विंग अपनी बनी स्माइल लिखा देता है, ऐसे कैसे, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। अच्छा, तुमने मुझे अब तक कभी क्यों नहीं बताया? उस दिन क्या मैंने गुचिंग बजाया तब भी तुमने मुझे नहीं बताया? अब आजकल मैं कितनी बार तुम्हारे सामने म्यूज़िक की बात करता हूँ तब भी तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों? इस बात पे विंग थोड़ा सा सर नीचे करके सर पे हाथ घुमाते हुए बोलता है, क्योंकि मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, बस खुद ही बजाता था। मुझे लगा अगर मैं बोलूँगा तो तुम मुझे बजाने को कहोगे और मैंने अच्छी नहीं बजाई तो। इस बात पे वांग जी स्माइल करता हुआ अब उस बांसुरी को उठा के विंग के पास ला के बोलता है, जब तक मैं सुनूंगा नहीं मुझे कैसे पता तुम अच्छी बजाते हो नहीं बजाते हो, और जब मैं सुनूंगा उसके बाद ही बताऊंगा कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। इस बात पे मैं नहीं बजाऊंगा, आप हंसोगे एकदम से। वांग जी से समझाता है कि आज तक कभी मैं तुम्हारे ऊपर हंसा हूँ किसी बिना बात के, बजाओ। इस बात पे विंग बड़ी एक्साइटमेंट में उस बांसुरी को उठा के बजाना शुरू करता है और सचमुच में विंग बहुत ही बेसुरी बांसुरी बजाता है। हाँ, उसकी बांसुरी बिल्कुल अच्छी नहीं बजती। उसका मन तो था बांसुरी सीखने का, लेकिन यहाँ पे कोई उसे सिखाने वाला नहीं था और उसने जो बच्चे वाली होती है ना नर्सरी टाइम, इस टाइप की म्यूज़िक बजाने की कोशिश करी होगी और वो वैसा ही कुछ बजाता है जो ज़्यादा अच्छा भी नहीं बजता। इस बात पे वांग जी को बहुत ज़ोर से विंग के ऊपर हंसी आ जाती है और सचमुच में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी का इस तरीके से हंसते देखना विंग के लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि वांग जी जल्दी से कोई कभी हंसता नहीं और अभी उसकी बांसुरी वाली बात पे हंस रहा है तो विंग बड़े गुस्से में अपनी बांसुरी साइड में रख के पाउटी फेस बना, मैंने कहा था ना आप हंसोगे, सब हंसते हैं इसलिए मैं नहीं बजाता ऐसे। अब विंग वांग जी अपनी हंसी पे थोड़ा कंट्रोल करते हुए बड़े प्यार से विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से खोल के, आपको बांसुरी भी बजानी आती है? वांग जी थोड़ा सा सर हिला के बोलता है, मुझे भी आती है पर मुझे ज़्यादा नहीं आती, गगा को आती है, सिचेनगा बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, तुम चिंता मत करो, सिचेनगा और मैं मिलके तुम्हें बांसुरी सिखाएंगे, ठीक है। इस बात पे विंग और खुश हो जाता है क्योंकि वो बचपन से सीखना चाहता था तो उसे मौका मिल गया तो क्यों ना खुश हो। वो कहता है, हाँ अब मैं वहाँ जाके बांसुरी बजाना सीखूँगा, आप और सिचेनगा मुझे सिखाना है ना। वांग जी बोलता है, ये दोनों अपनी प्यारी भरी बातें और थोड़ी थोड़ी चीज़ें विंग के रूम में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में विंग अपनी जो स्टोरी सुनाता है विंग वो सारी स्टोरी वांग जी सुनता है। बाद में ये दोनों लंच पे आते हैं। जब ये लंच के लिए नीचे आते हैं तो ये देखते हैं आधा यूनबर्ग इस समय यहाँ पर है। हाँ, बहुत सारे लोग अपने घर से कुछ ना कुछ अब टेस्टी सा अच्छा बना के लेके आए हैं। ये भी इस छोटे से शहर की आदत है, जब घर में कोई स्पेशल गेस्ट है, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ एक तरीके से इनके स्पेशल गेस्ट जो आ रहे हैं इनके वांग जी के हस्बैंड, तो सब लोग अपनी तरफ से जो भी वो बहुत चीज़ें अच्छी बनाते थे, बेस्ट चीज़ें, वो सब अपने अपने घर से वो टेस्टी खाना लेके मैडम यू की मदद के लिए आए हैं। क्योंकि मैडम यू कैसे मतलब क्या पता अच्छा बना पाए, मतलब एक तरीके से ना गेस्ट के लिए स्पेशली बनाए हैं, कुछ उस टाइप से बनाने में हेल्प के लिए वो लेके आए हैं। वांग जी इस फैमिली या एक तरीके से इस छोटे से शहर में इतना प्यार देख के मन में खुश होता है
वो देखता है कि कैसे इस टेबल पे इतना सारा खाना रखा है और वो सारा खाना सिर्फ वांग जी के लिए रखा है। पहले तो वांग जी इतना सारा खाना देख के थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि विंग उसके साइड में बैठ के उतना ही खाना देख के खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, तो उसको वो बेचारा अपनी घबराहट को कंट्रोल करके खाना खाना शुरू करता है। जैसे ही वांग जी हर डिश की एक एक स्पून ले रहा है, जिस डिश को जिस पर्सन ने बनाया वो एक्साइटमेंट में वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी हर किसी को हल्के से स्माइल करके अच्छा है, बहुत अच्छा है, यही बोले जा रहा है। पर सच्चाई ये है कि ये सारा खाना बहुत तीखा है वांग जी के हिसाब से। मैडम यू भी इन लोगों के प्यार की वजह से अभी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन हाँ उन्होंने स्पेशली वांग जी के लिए एक तरह से वेज सूप बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची कम है, क्योंकि वो लैंस के खाने को अच्छे से जानती है, इसलिए वो वांग जी को लास्ट में वही वाले सूप देती है। अब वांग जी वो समझ गए कि जरूर मैडम यूनिस उसके लिए बनाए, तो वो एक वही सूप है जो पूरा फिनिश करता है। लेकिन हाँ उसने सबका आदर करने के लिए सबके खाने से एक एक स्पून तो सब चीज़ टेस्ट करी, लेकिन जिसकी उसकी वजह से भी वांग जी काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि कोई मिर्च कभी ना खाता हो, वो फिर भी थोड़ी थोड़ी करके इतनी भी खाना खा ले तो उसके लिए तो काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। वहीं विंग तो एक्साइटमेंट में इतने दिन बाद इतना टेस्टी खाना खाते हुए देखे, इतनी सारा खाना खाता है कि एक बार को तो एक तरह से जंजा अपने भाई को शॉकिंगली देख रहा, बोले तुम कैसे सुअरों की तरह खा रहे हो, तमीज से खाओ, कोई नहीं लेके जाएगा तुम हमसे तुम्हारा खाना दूर, ढंग से खाओ, धीरे धीरे खाओ। अपने हस्बैंड को देखो, उसने सब चीज़ें खाई लेकिन लिमिटेड खाई, तुम्हारी तरह अटैक नहीं कर दिया सबके ऊपर। इस बात पे विंग थोड़ा मुंह बनाते हुए पाउट बनाते हुए नंजा की तरफ देखता है, हाँ ताकि सारा खाना बाद में आप खा जाओ, कुछ नहीं दूंगा मैं आपको, ये स्पेशली मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बन के आया है तो ये मैं ही खाऊंगा। इस बात पे शिचैन एक तरह से वहाँ पे पीछे खड़े शिचैन जो विंग और वांग जी के साथ है वो भी हंस रहे हैं विंग की ये हरकतें देख के। वहीं वांग जी बेचारा जल्दी से खाना खत्म करके अपने रूम में रेस्ट करने चला जाता है। नहीं एक फीमेल ओमेगा जो वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा एक तरह से अट्रैक्टेड फील कर रही है, वो एक स्वीट डिश लेके तुरंत विंग के पास आके बोलती, मुझे लगता है उन्होंने स्वीट डिश नहीं खाई, क्या मैं उनके रूम में ये स्वीट डिश लेने चले जाऊँ। विंग जो ये नहीं जानता कि किस तरीके से किसी स्ट्रेंजर को अपने हस्बैंड के रूम में नहीं भेजना चाहिए, और ख़ासकर इस तरीके से एक फीमेल ओमेगा वो तो बिल्कुल ही वो बिना डरे, क्योंकि उसे इन चीज़ों की आइडिया ही नहीं है, वो उसे इशारे में जाने के लिए बोल देता है। वहीं मैडम यू को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। मैडम यू थोड़े टाइम मतलब थोड़ा सा दूर ही वो लड़की जाती है तो उसे रोक के मना कर देती है और बोल देती है कि वो ले जाएंगे, आपको इस तरह गेस्ट के रूम में नहीं जाना चाहिए। अब वो लड़की मुंह फुला के ज़रा सा गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहाँ विंग को भी समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मैडम यू उसी डिश को लेकर विंग के पास आती है और बोलती है कि तुमने क्या किया, क्यों भेज रहे थे तुम उस लड़की को वांग जी के रूम में। अब विंग शॉकिंगली अपनी मदर की तरफ देखते हुए, आपने देखा नहीं, मुझे लगता है उन्हें मिर्ची लगी थी तो वो स्वीट डिश खा लेते, इसलिए मैं भेज रहा था, आपने ना ऐसे क्यों मना कर दिया उसको। अब मैडम जो जानती है कि उनका बेटा बहुत शरीफ है, बहुत सीधा है, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, आज वो उसे थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करती है, तो उसे अकेले में अपने रूम में बुलाती हैं और फिर उसे पास में बैठा के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हैं। विंग तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे लेनर गगा का रिश्ता क्या है। इस बात पे विंग बोलता है, हाँ वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनका हस्बैंड हूँ, वो मेरे अल्फा है और मैं उनका ओमेगा हूँ। इस बात पे मैडम यू तुम स्माइल करते बोलते, ये तुमने सही कहा, वो तुम्हारे अल्फा है और तुम उनके ओमेगा हो, किसी और ओमेगा को अपने अल्फा के पास नहीं आने देते, ये अच्छा नहीं होता। क्यों मदर, क्यों किसी और ओमेगा को आने नहीं देते। न्यूसैन भी तो हमेशा लेनर गगा के पास रहता है, वो भी तो एक ओमेगा है। नीमिन जो भी गगा भी आते हैं लेनर गगा के पास, वो भी ओमेगा है, तो क्या हो गया। इस बात पे मैडम यू अब उसे थोड़ा सा क्लियरली किस तरीके से लोगों के पास आना और उसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझाते हुए बोलती हैं, बेटा तुम समझो, तुम्हारे हस्बैंड को कोई और ओमेगा पसंद आ गया तो अगर वो तुम्हें छोड़ के उसको अपना हस्बैंड बना ले तो तुम ये एक्सेप्ट कर पाओगे। अब वही थोड़ा शॉकिंगली मैडम यू की तरफ, नहीं ऐसा क्यों करेंगे लेनर गगा मेरे साथ, वो मेरे और अल्फा हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं, क्यों वो किसी और ओमेगा के पास जाएंगे, मेरे को छोड़ के क्यों जाएंगे वो। अब मैडम यू विंग को सब कुछ क्लियरली समझाने की ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वो विंग को समझाती है, वहीं एक अल्फा और ओमेगा अलग टाइप से होते हैं, हस्बैंड और हस्बैंड या हस्बैंड और वाइफ, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत ज़्यादा एक तरीके से संभालने वाली चीज़ें होती है।
आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कोई आपके हस्बैंड के सराउंडिंग में उसे गंदी नज़रों से तो नहीं देख रहा, या उसे किसी ऐसी तरीके से तो नहीं देख रहा जिससे आपके हस्बैंड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपको छोड़ के उसके पास चले जाए। तो इस बात पे विंग बोलता है, पर मदर मुझे तो मेरे लेनर गगा पे पूरा ट्रस्ट है, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। इस बात पे मैडम जी मन में खुश होते हुए स्माइल करते थे। तुमने सही कहा, तुम्हारे लेनर गगा कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन सोचो कोई और ओमेगा तुम्हारे लेनर गगा को पसंद करने लग गया तो वो कोशिश करे तुम्हारे लेनर गगा को तुमसे दूर ले जाने की। तो विंग, तुम और तुम्हारे लेनर गगा सिर्फ दोस्त या एक तरीके से साथ में रहने वाले रिश्ते में नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम के लिए हो। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अपना लाइफ बितानी है, बूढ़ा होना है, एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली बढ़ानी है। तो तुम्हें एक दूसरे के लिए थोड़ा कंसर्न होना, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील करना भी ज़रूरी है। तुम सोचो अगर तुम्हारे लेनर गगा को किसी और के ऊपर अट्रैक्शन हो गई तो क्या तुम्हें वो खुशी देगी, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। इस बात पे विंग एकदम से अपना सर हिला के नाक की तरफ इशारा करता है। अब मैडम यू उसे समझाती हैं, कुछ लोग तुम्हारे लेनर गगा के पास अच्छे इंटेंशन से आते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त नी हुसैन और नीमिन जो है वो कभी तुम्हारे लेनर गगा को तुमसे दूर ले जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन कुछ ओमेगास या कुछ बीटास ऐसे होंगे जो तुम्हारे लेनर गगा को अपना बनाने की कोशिश करेंगे। वो अजीब अजीब तरीके से अब उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ऐसे लोगों को समझो जो तुम्हारे लेनर गगा के पास आए और इस तरीके की थिंकिंग लेके तुम्हारे और तुम्हारे लेनर गगा के बीच में आने की कोशिश करें। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें तुम्हारे लेनर गगा से दूर रखने की, तुम्हारे अपने रिश्ते के बीच में उन्हें ना आने देने की। समझे तुम। इस बात पे भी आप सब कुछ समझने की मतलब जो भी उसे जितना समझ में आया उसने वो समझने की कोशिश करी और अग्री करा। हाँ, वो किसी भी ओमेगा बीटा या किसी भी पर्सन को अपने और अपने लेनर गगा के बीच में नहीं आने देगा। और अब वो समझ गया कि अगर कोई उसके लेनर गगा के पास गलत इंटेंशन से आएगा तो वो उसे दूर कर देगा। वहीं मैडम यू आज विंग को कुछ और भी समझाना चाहती हैं। वो धीरे से विंग से पूछते हैं, विंग जल्दी तुम 16 साल के हो जाओगे, उसके बाद तुम अपनी पहली हीट में आओगे। तुम्हें हीट के बारे में अब तक शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। जब ओमेगा अपनी फर्स्ट हीट में आता है तो उसका अल्फा उसके पास होना चाहिए, उसका ध्यान रखने के लिए, उसकी हीट में उसकी हेल्प करने के लिए। जब भी तुम्हारी फर्स्ट हीट आए तो तुम अपने शिचैनगा या किसी और अल्फा के पास नहीं जा सकते। सिर्फ तुम्हारा अल्फा यानी तुम्हारे लेनर गगा को ही तुम उस समय याद करना, उन्हीं को अपने पास बुलाना। इतना ही नहीं, उन्हें के अलावा किसी और को ये बात भी मत बताना, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हुए पूछ ही लेते हैं, पर मदर क्यों? अगर मैं उस समय शिचैनगा या अंकल के पास गया तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? वहीं गलत कुछ नहीं होगा, वो भी तुम्हारी हेल्प ही करेंगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारे हार्मोन्स या तुम्हारे फेरोमोन्स जो हमें नहीं पता किस तरीके से अटैक करें फर्स्ट टाइम, तुम्हारा क्या पता उन पे उस चीज़ का इफेक्ट हो और वो कुछ गलत कर बैठे। इससे अच्छा है कि तुम सिर्फ अपने नई तरीके से लेनर गगा के पास ही जाना। एक वो ही हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारे साथ उस समय होंगे। मदर अगर लेनर गगा मेरे पास उस समय नहीं हुए तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो अब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और अब वो अगर तुम्हें बहुत प्यार करते हैं तो वो कभी भी तुम्हें उस हीट के पेन को अकेला नहीं झेलने देंगे, वो तुम्हारे पास ही होंगे। मुझे पता है। मैडम जी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है क्योंकि वो जानती हैं कि जिस तरीके से वांग जी 2 दिन तक बिना खाए पिए विंग के पास बैठा हुआ था, वो पक्का अगर विंग की फर्स्ट हीट का टाइम होगा तो हो सकता है उसे मार्क भी करे, उसके साथ अपने हस्बैंड वाले रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाए, जो कि गलत भी नहीं है। क्योंकि एक तरीके से विंग उस समय एक एडल्ट वाली एज में भी आ जाएगा, तो उसका इस तरीके से विंग के साथ टाइम स्पेंड मतलब विंग और वांग जी का एक दूसरे के साथ फिजिकल होना कोई गलत भी नहीं होगा। इसलिए मैडम जी ऐसा बोल रही हैं। विंग जो जानता है कि क्योंकि अब वो भी स्कूल जाने लगा है, साइंस पढ़ने लगा है, कि क्या होता है फर्स्ट हीट में, वो ये बात सोच के उसके चेहरे पे हल्का सा ब्लश आ जाता है। और हाँ, कहीं ना कहीं वो भी अब वांग जी के लिए एक रोमांटिक फीलिंग रखने लगा है। वो ये चीज़ अपनी मदर को भी बताता है। वो बताता है कि वो वांग जी को पसंद करता है। और हाँ, जिस तरीके से मदर ने बोला कि वो वांग जी को अपना अल्फा मानता है और किसी और ओमेगा को उसके आसपास नहीं आने देगा, वो ये चीज़ को अग्री भी करेगा।
मैडम यू को भी मन में ये जान के बहुत खुशी होती है कि वांग जी के लिए मतलब विंग के मन में इतने प्यार और अट्रैक्शन है। उन्हें भी लगता है कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक तरीके से इनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। वो ये मन में सोच रही हैं। कोई भी मदर हो, वो अपने बच्चे और उसके पार्टनर में प्यार रहे, यही तो एक्सपेक्ट करती है। तो मैडम यू भी वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं। बहुत अच्छा टाइम बीतता है मैडम यू, जैन फैमिया का, विंग, वांगजी और शिचैन के साथ में। ये लोग भी काफ़ी इंजॉय करते हैं इस टाइम को। रोज़ कुछ नई जगह घूम के आना, कुछ नया करना, यही करते हैं। पूरा 1-2 दिन इसमें बीत जाता है। अब वांगजी को भी विंग के नेचर में बहुत डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि विंग जैसे एक तरीके से पहले घबराया हुआ, सहमा हुआ था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो काफ़ी एंजॉय कर रहा है, चेहरे पे एक स्माइल है, वो है। उसके बाद जब मैम यू बताती हैं कि जल्दी विंग 16 साल का हो जाएगा, तब ये लोग फिर से मिलेंगे, पार्टी करेंगे, तो ये चीज़ भी बहुत खुशी देती है विंग और वांगजी को। वहीं यहाँ से वापस दोबारा से ये लोग लैंड मैंशन पहुँचते हैं। जैसा डिसाइड हुआ था वैसा ही विंग वापस आके दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। वो दोबारा से अपनी एक तरीके से, ये उसके स्कूल का फाइनल ईयर है, तो वो उनकी तैयारियों में लग जाता है। नहीं, एक तरीके से लान कुरैन भी विंग को उसकी एजुकेशन के लिए सीरियस देख के मन में बहुत खुश है। इस ईयर को कंप्लीट करने के बाद विंग जो भी प्रोफेशनली कोर्स करना चाहता है, वो उसमें भी उसकी हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ 1-2 महीने ऐसे ही प्यार से बीत रहे थे, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। अच्छा, पहले की तरह विंग का ध्यान उसकी एजुकेशन, उसकी पढ़ाई में था। वहीं एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आती है लैंस के पास में कि जिन गॉनशान जो जेल से कहीं फरार हो गया है। और ये बात सुन के लैन कुरैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। इतना ही नहीं, जेलर ने जो बात लैन कुरैन को फ़ोन पे बताई है, वो भी लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। लैन कुरैन को बताया है जेलर ने कि जिन गॉनशान पूरे टाइम जब तक वो जेल में रहा, वो एक तरीके से विंग को अपनी हर लाइफ की जो भी गलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। वो विंग को मारना चाहता है। उसका इंटेंशन अब विंग को लाइफ ख़त्म करने का हो गया। वो ये सोच रहा है कि वो चाहे खुद मर जाए, लेकिन वो विंग को मारना चाहता है। इस समय वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। एक ऐसा इंसान बन गया है जो किसी भी हद तक जा सकता है विंग को मारने के लिए, विंग की एक तरीके से मर्डरर बनने के लिए वो इतना उतावला है। और ये चीज़ जब लैन कुरैन को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है विंग की सिक्योरिटी को लेकर। इसी कारण वो पूरे के पूरे लैंड मैंशन में सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। वो हर जगह से एक तरीके से कि कोई आ ना जाए, कुछ गलत ना कर ले, इस चक्कर में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने वांगजी को और लैन शिचैन को भी इस बारे में बताया। वांगजी और लैन शिचैन भी इस बात में मतलब अग्री करते हैं कि वो भी विंग की सिक्योरिटी का ध्यान दें। जब एक तरीके से कुरैन ने वांगजी और अभी लैन शिचैन को ये नहीं बताया कि वो विंग को मारने के चक्कर में है और उसका अब दिमागी संतुलन भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इस बारे में तो वो और ज़्यादा उनके मतलब एक तरह से परेशान हो जाएंगे वो दोनों। तो इस बारे उन्होंने बताया नहीं है, बस इतना बताया कि वो वहाँ से जेल से फरार हो गया, इस कारण इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यही सब सोच रहे हैं। एक दिन अचानक से एक कॉल आता है लान वांगजी पे कि उनके टीचर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यानी विंग और न्यूसेन के टीचर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज एक नया टीचर आएगा। तो लांग वांगजी उसके लिए अग्री कर देते हैं। वहीं वो टीचर पुराने टीचर की तरह, जैसे एक रोज़ वो टीचर आता था तो एक आइडेंटिटी कार्ड ले आता था, तो वो उस पुराने टीचर का आइडेंटिटी कार्ड लेकर आज एंट्री कर देगा, यही बात वो बोलता है। तो वांगजी भी मतलब एक तरह से अग्री हो जाता है, क्योंकि अगर कोई पुराने टीचर के जान पहचान का टीचर आ रहा है तो वो अच्छा ही टीचर होगा, क्योंकि पुराना टीचर भी तो अच्छे से लैन फैमिली को जानता है। यही सोच के वांगजी ने उसे फ़ोन पे परमिशन दे दी। एक पर्सन जो पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़ों में ऊपर से लेकर नीचे तक कवर है, बड़ा सा ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, मुंह पे भी एक ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ है, कुछ अजीब से कपड़े पहन के वो गेट पे आता है। तो गार्ड्स बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वो पुराने टीचर का कार्ड दिखाता है और उसके बाद वो बोलता है कि उसकी वांगजी से बात हो गई है, चाहे तो वांगजी से क्रॉस चेक कर लो। जब गार्ड क्रॉस चेक करते तो वांगजी बताता है कि हाँ, आज एक नया टीचर आएगा, लेकिन वो पुराने टीचर के कार्ड के साथ ही एंट्री करेगा। तो वो लोग उसे एंटर करने देते हैं। विंग और न्यूसेन आज पीछे बैकयार्ड में आराम से बैठ के अपने टीचर का वेट करें, क्योंकि ये लोग होम स्कूलिंग करते हैं, तो कभी ये डाइनिंग रूम में बैठ जाते हैं, कभी ये स्टडी रूम में बैठ जाते हैं, कभी ये पीछे बैकयार्ड में टेबल्स पे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। वो क्योंकि इनके टीचर भी अब इनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं, और पढ़ाई के लिए कहाँ बैठे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कितने गौर से पढ़ रहे हो, तो वो इसी कारण वो पीछे बैकयार्ड में बैठे हैं। जब वहाँ पे ये पर्सन पहुँचता है तो एक तरीके से विंग और न्यूसेन थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ा शॉकिंग था। वहीं ये पर्सन
अब तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन सडनली ये पर्सन बोलता है कि वो नए टीचर की जगह है, वही न्यूसान इस बात पे अग्री हो जाता है। लेकिन विंग को पता नहीं क्यों ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो इस आवाज़ को जानता है, इस आवाज़ को कहीं ना कहीं उसने सुना है। वो अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश ही कर रहा था, तभी वो पर्सन एकदम से न्यू हुसैन से वो पानी लाने के लिए बोलता है। तो न्यू हुसैन एक सर्वेंट से पानी लाने के लिए बोलने लगता है। इस बात पर वो टीचर गुस्सा होकर बोलता है, क्यों तुम अपने टीचर के लिए खुद पानी नहीं ला सकते, जाओ पानी तुम ही लेके आओगे। न्यू हुसैन अपनी जगह से उठ के पानी लेने चला जाता है। विंग जो पहले से ही इस आवाज़ से बहुत डरा हुआ था, जब वो पर्सन गुस्से में बोलता है तो अब वो इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचान जाता है। ये आवाज़ जिन गौनशान की थी और ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। वहीं वो पर्सन जैसे ही अब विंग के साथ अकेला है, विंग अपनी जगह से उठ के तुरंत अंदर की तरफ भागने की कोशिश करता है। जिन गौनशान समझ चुका है, शायद विंग उसे पहचान गया, इसलिए वो बिना मौका गवाए अपने उस बड़े से कोट से एक तरीके से गन निकाल के विंग की तरफ एम करता है और विंग की तरफ वो शूट करने ही वाला था। तभी एक तरह से गार्ड जो उस बैकयार्ड में था वो ये देखकर शॉक हो जाता है और वो विंग को सेव करने के लिए विंग की तरफ दौड़ता है। इतना जिन गौनशान गन शॉट चला देते हैं और धड़ाम करके विंग और वो बॉडी मतलब गार्ड ज़मीन पे गिर जाते हैं और पूरे फ्लोर पे खून ही खून हो जाता है। और इस गन शॉट की आवाज़ सुन के बाहर खड़े गार्ड, अंदर लोग, वहीं घर पे लान कुरैन भी सुनते हैं। वो सब लोग शॉक होके उस आवाज़ की तरफ दौड़ते हैं। तभी जिन गौनशान मौके का फ़ायदा उठा के इस बड़े से बैकयार्ड के फ्लोर से कूद के भाग जाता है। उसे इस तरह से कूदते भागता देख कुछ लोग उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन जिन गौनशान यहाँ पूरे प्लान के साथ आया था, इसलिए इस बैकयार्ड की गाड़ी के पीछे मतलब गेट वॉल के पीछे एक गाड़ी थी जिससे वो भाग गया। वहीं जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं फ्लोर पे खून ही खून है। विंग और एक गार्ड बेहोश पड़ा है। जब उसे सीधा किया जाता है तो देखा जाता है कि उस गार्ड को गन लगी है और वो गन गार्ड के एक तरीके से चेस्ट के पास से मतलब कंधे के तरफ क्रॉस करके विंग के भी कंधे के पास लगी है। इन शॉर्ट ये दोनों को हल्का सा इंजरी हुई है, लेकिन वो गन ने ज़्यादा उस गार्ड को इंजर किया। विंग फिर भी सेफ है क्योंकि उसके बिल्कुल कंधे के पास से निकल के गई, बट उस गार्ड को तो क्रॉस ही कर गई, इसलिए उस गार्ड को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उस गार्ड का काफ़ी ब्लड भी निकल गया। लान कुरैन उस गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा वरी होता है और उसकी फैमिली को इंश्योरेंस करते हैं कि वो इस गार्ड का पूरा मतलब मेडिकल भी उठाएंगे और उसकी पूरी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे। वहीं जब वांग जी और शिचैन को ये न्यूज़ मिलती है वो दौड़े दौड़े घर पहुंचते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से एक पर्सन आए के गोली मार के चला गया तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों कोई विंग को मारने की कोशिश करेगा। लान कुरैन जो काफ़ी टाइम से ये चीज़ छुपा रहे थे, वो फाइनली विंग और मतलब एक तरह से वांग जी और शिचैन को सब कुछ बता देते हैं कि जिन गौनशान जेल से गायब है और वो एक पूरी तरह से पागल हो गया है। उसने अपनी लाइफ का एम ही बना दिया है किसी भी तरह से विंग को मारना। ये सुन के वांग जी को तो एकदम कहते हैं ना दुनिया हिल जाना, ऐसा हाल हो गया। वो विंग को मरता हुआ सोच भी नहीं सकता। वो तो एक गन की विंग को गन टच करके गई है। ये ही सुन के उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ गया था। उसे घर से ऑफिस से घर तक आने में कितनी बार कितनी सारी थिंकिंग उसके दिमाग में आती जी। उसका इतना बुरा हाल हो गया था, उसे लगा था कहीं वो अपनी विंग को खो ना दे। इतना घबरा गया था वो अपनी विंग को अपनी लाइफ से जाता हुआ कैसे देख सकता है। वो गुस्से में एकदम से बोलता है, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई अंकल? अगर वो सच में मेरे विंग को कुछ कर देता तो? इस बात पे एक तरह लान कुरैन बोलते हैं, मुझे पता था तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। और सच कहूँ मुझे नहीं पता था कि इतनी सिक्योरिटी और उसमें वो अंदर आ सकता है। इस बात पे विंग अब मतलब विंग की हालत को देखते हुए वांग जी खुद को ही जिम्मेदार मानते हुए बोलता है, ये मेरी ही गलती है। मुझे लगा कोई और टीचर आ गया, मुझे नहीं पता था मेरी विंग की लाइफ में इतना बड़ा डेंजर घूम रहा है, वरना मैं कभी भी उस नए पर्सन को ऐसे अंदर नहीं आने देता। अब मेरे विंग को अगर कुछ हो जाता तो मैं पूरी लाइफ अपने आप को कैसे माफ़ करता। वांग जी ये सोच रहा है। वहीं विंग अब बिल्कुल ठीक अपने उस रूम से बाहर आ रहा है, मतलब उस हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है। डॉक्टर से बताते हैं कि छोटी सी गन क्रॉस हो गई थी। वो तो बेचारा वो घबरा इतना गया इसलिए बेहोश हो गया था और उसके एकदम से इंजरी जो है ज़्यादा नहीं है, वो घर पे जा सकता है, ड्रेसिंग हो गई है। वहीं विंग के पास वांग जी तुरंत आके उसे प्यार से गले लगा लेता है और तुरंत बोलता है, तुम ठीक हो ना विंग? क्योंकि एक तो गन वन इसके शॉट में वो ऑलमोस्ट ये भी भूल गया कि वो पर्सन कौन था। बस उसे ये याद रहा कि वो कोई गंदा आदमी था। ये एक तरीके से जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो दिमाग ऐसे ही रिएक्ट करता है।
वो नहीं चाहता कि ज़्यादा ख़राब चीज़ दिमाग में रहे और ज़्यादा स्ट्रेस हो। उसका दिमाग कुछ इसी तरह से रिएक्ट करता है और वो एक तरीके से उस दोबारा से जिन गॉनशान के डिप्रेशन में ना जाए। ये ना ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अभी विंग के दिमाग में वो चीज़ नहीं आती। उसके दिमाग में यही आता है कि किसी गार्ड को चोट लगी उसकी वजह से, इसलिए वो बेचारा यही पूछता है। वो उस गार्ड के बारे में ही वांग जी से पूछता है कैसा है वो गार्ड। विंग कि इस तरीके से उस गार्ड का कंसर्न करते देख वांग जी तुरंत उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो, वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और हाँ थोड़ी सी चोट लगी है अब, पर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस बात पे विंग को थोड़े मन में तसल्ली होती है। वहीं ये सब लोग वापस लैंड मेंशन जाते हैं। वहीं लैंड शिचैन और लैंड वांग जी जब विंग सो जाता है उसके बाद लैंड कुरैन के पास आके इस बारे में डिस्कस करते हैं। तभी लैंड कुरैन एक आइडिया देते हैं जो विंग और वांग जी को। वो बोलते हैं इस समय जिन गॉनशान पूरी तरह से पागल हो गया है, हम कुछ भी करेंगे वो किसी ना किसी तरीके से विंग को हर्ट करने की कोशिश करेगा। जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता या मेरे आदमी उसे ढूंढ नहीं लेते, मैं चाहता हूँ कि विंग यहाँ से कहीं दूर चला जाए, ऐसी जगह जिसके बारे में जिन गॉनशान को पता ना हो या जिन गॉनशान वहाँ जाने के बाद में सोच ना सके। इस बात पे शिचैन और कुरैन मतलब शिचैन और वांग जी कुरैन की तरफ देख के एकदम से बोलते हैं आप कहाँ के बारे में बात कर रहे हो अंकल। कुरैन बोलना शुरू करते हैं मैं क्लाउड रेसेस की बात करो, हम विंग को क्लाउड रेसेस टाउन भेज देते हैं। इस बात पे विंग मतलब वांग जी और शिचैन एकदम से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बोलते हैं आप उसे वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं। इस बात पे शिचैन अपनी कुरैन अपनी बात पूरी करते हुए बोलते हैं तुम अच्छे से जानते हो सब लोग हम सब लैंड्स को सिर्फ गुसू सिटी के बारे से हम लोग रिलेटेड हैं जानते हैं, कोई नहीं जानता कि हमारी असलियत या हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग हुए हैं। वो क्लाउड रेसेस है, क्लाउड रेसेस टाउन जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बनाया था, या ये कह दे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इस्टेब्लिश किया था। पूरा का पूरा क्लाउड रेसेस तुम्हारे ग्रैंडफादर की हुक्म मानता है। इतना ही नहीं, बाहर से वहाँ कम ही लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं वो लैंसी होते हैं। वहाँ पे किसी और का आना या उसके बारे में ज़्यादा लोग भी नहीं जानते, वहाँ भी सेफ रहेगा। बात पे शिचैन बीच में बोलते हैं। शिचैन तुरंत बोलते हैं पर अंकल आप अच्छे से जानते हो विंग और वांग जी की शादी को अब ग्रैंडफादर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है पिछले 1 साल से ना ही ग्रैंडफादर मुझसे और वांग जी से मिलने आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट फ़ोन पे इस शादी को ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वो विंग को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो वहाँ विंग को भेजना आपको लगता है एक सही डिसीजन होगा। इस बात पे कुरैन अपनी बात पूरी करते बोलते हैं मैं जानता हूँ कि वो इस समय वांग जी और विंग की शादी के लिए अग्री नहीं थे, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो हमारी विंग की आदत को। एक बार वो हमारे विंग से मिलेंगे तो वो भी विंग को उतने ही मन से पसंद करने लगेंगे। विंग के पास तो मैजिक है किसी को भी अपने प्यार में डालने का, वो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को पसंद ना आए। वहाँ पे विंग को भेजना ही सेफ होगा क्योंकि इस टाउन के बारे में कहीं से भी जिन गॉनशान को पता नहीं चल सकता। जब तक मैं जिन गॉनशान को पकड़ ना लूँ तब तक विंग को वहाँ रखने में ही समझदारी होगी। इस बात पे शिचैन कुछ और बोलते वांग जी तुरंत बोलता है ठीक है पर मैं भी विंग के साथ वहीं जाऊंगा और वहीं रहूंगा जब तक आप जिन गॉनशान को नहीं पकड़ लेते। मैं वहीं से ही बिजनेस हैंडल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं विंग को वहाँ अकेले नहीं भेजूंगा। इस बात पे क्योंकि कुरैन जानते हैं कि एक तरीके से लैन अल्फाज कितने ज़्यादा अपने ओमेगास को लेकर प्रोटेक्टिव और एक तरीके से फील करते हैं, वो बिल्कुल भी अपने ओमेगास को अलग नहीं छोड़ सकते। तो वो इस कारण अब वांग जी से आर्ग्यू ना करके अग्री हो जाते हैं और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है ये विंग और वांग जी जो जा रहे हैं क्लाउड रेसेस क्या रहेगा वहाँ पे, और अगर जो विंग के एक तरीके से क्या उसके वांग जी के ग्रैंडफादर एक्सेप्ट करेंगे, और क्यों वांग जी के ग्रैंडफादर विंग और वांग जी की शादी के लिए नाराज़ थे, वो भी आप इस नेक्स्ट पार्ट में जानेगा। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।